वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम का जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों यह एग्जाम 8 तारीख के 2 शिफ्ट में, 9 तारीख के 2 शिफ्ट में और 10 तारीख के 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे सेट से आपके एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे द्वारा आपके एग्जाम में लगभग 30+ मार्क्स लाने की संभावना बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, वे 3 कथन कौन कौन सही है ये आपको बताना है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस्ड से लिए गए हैं और ये इस तरह आपको क्वेश्चन ला के हमारे द्वारा दिखाया जा रहा है ताकि आपको कम प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके, इसलिए इन प्रश्नों को आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत में विकसित नागर शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता उनका रेखीय शिखर और वर्गाकार गर्भगृह होता है। तो हाँ, उत्तर में जो है नागर शैली का विशेषता होता है और गर्भगृह होता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में ऊंचे गोपुरम प्रवेश और बहुमंजिला पिरामिड शिखर विमान पाए जाते हैं। तो हाँ पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। दक्षिण में द्रविड़ शैली होती है और उत्तर में नागर शैली होती है। बेसर शैली मुख्य रूप से विंध्य और कृष्ण नदी के बीच विकसित हुई जो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का अनूठा मिश्रण है। तो हाँ बीच में जो है बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है, यानी तीनों बातें सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही बातें सही है। इस प्रश्न का आप यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि व्याख्या है कि भारतीय मंदिर स्थापत्य को 3 मुख्य शैलियों में बांटा गया है। नागर शैली जैसे खजुराहो कोणार्क, द्रविड़ शैली जैसे तंजावुर विदेश्वर मंदिर और बेसर शैली या चालुक्य शैली मध्य प्रदेश, जिसमें दोनों शैलियों के लक्षण मिलते हैं। तीनों ही कथन सही हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली से रिलेटेड प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए गठित पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सिफारिश नहीं की थी। तो दोस्तों कौन कौन सी सिफारिश की थी ये हम देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह को विधिक रूप से अनिवार्य बनाया जाए, तो ये दिया गया था। राज्यपाल का कार्यकाल जो है कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित होना चाहिए और उसे केंद्र सरकार द्वारा सनक के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए, ये भी सही है। राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों और कुलाधिपति के विविध पद के बोझ से मुक्त कर रखा जाना चाहिए, तो ये भी बात सही है। यानी ये तीनों बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये बात गलत दिया होगा। यहाँ पे राज्यपाल को विवेक के आधार पर किसी भी समय राज्य विधानसभा को बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भंग करने का असीमित अधिकार होना चाहिए, तो ये गलत बात है, अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मदन मोहन पुंछी आयोग ने राज्यपाल पद के राजनीतिक दुरुपयोगों को रोकने की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि राज्यपाल को हटाने के लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया होनी चाहिए और वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करे, सिवाय उन दुर्लभ स्थितियों के जहां सरकार बहुमत खो चुकी हो। विकल्प डी सिफारिशों में बिल्कुल विपरीत है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय जल विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार प्रशांत महासागर में घटित होने वाली अल नीनो और ला नीनो मौसमी घटनाओं के संबंध में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से अकाट्य है। तो जिसको काटा नहीं जा सकता वो बात बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे कि अल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में का पानी गर्म हो जाता है, जो व्यापारिक पवनों को कमज़ोर करता है और समानता भारतीय मानसून में सूखे की स्थिति पैदा करता है, ये सही बात है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
अल नीनो, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है छोटा बच्चा, एक गर्म जलधारा की परिघटना है जो पेरू के तट पर समान ठंडी धारा को प्रतिस्थापित कर देती है। इसमें वैश्विक पवन तंत्र बदलता है और भारत में कम वर्षा का सूखा पड़ता है। इसके विपरीत लाल नीनो जो है ठंडी स्थिति है, भारतीय मानसून के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है और भारी बारिश लाती है। तो दोस्तों ये दोनों बातें आपको याद रखना है, अल नीनो और ला नीनो के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ठोस अवस्था भौतिक के अंतर्गत अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो परम शून्य तापमान जो कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक शुद्ध अर्धचालक पूरी तरह से एक आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। जब किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजक बंध टूटने के कारण उसकी विद्युत चालकता घट जाती है। तो नहीं, यह ऐसा नहीं होता। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक बात सही है, यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि 0 केल्विन पर अर्धचालक के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए वह कुचालक बन जाता है। लेकिन कथन 2 गलत है। धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है, जबकि अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कूद पाते हैं, इसी कारण ऐसा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल सही था। हमारा अगला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति और बजट प्रबंधन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पारित FRBM अधिनियम जो है का मुख्य विधिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर उसे GDP के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित करना और अंतर पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करना। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि FRBM कानून का सरकार को वित्तीय अनुसंधान अनुशासन में बांधने के लिए लाया गया। इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना था, ताकि सरकार अत्यधिक कर्ज लेकर भविष्य की पीढ़ियों पर ब्याज का बोझ ना डाले। NK सिंह समिति ने इसके नियमों की समीक्षा करने के लिए वित्तीय लक्ष्यों में संशोधन के सुझाव दिए हैं। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन और आधुनिक सांस्कृतिक इतिहास में अवध के नवाबों के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दो कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है। तो नवाब असाफुद्दौला ने 1775 में अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और वहां प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा बनाया था। तो यह बिल्कुल सही बात है कि वहां पे बड़ा इमामबाड़ा बनाया गया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिसके समय कथक नृत्य और ठुमरी संगीत को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। तो ये भी बहुत सही बात है। तो दोनों बातें सही हैं इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन नंबर AC इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बल्कि हमारा द्वारा जो ये क्वेश्चन लाया जा रहा है, दो क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर लाया जा रहा है। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, या केवल आपसे यही पूछ दिया जाए कि बड़ा इमामबाड़ा का स्थापना किसने कराया था। तो यह नवाब असाफुद्दौला ने करवाया था। वर्ष कब किया गया था, तो 1775 में किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने आपको कम समय में ज्यादा प्रश्नों को दिखाने के लिए इस तरह का प्रश्न तैयार किया है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दोनों ही कथनों ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल सही है। असाफुद्दौला ने लखनऊ को अवध के तहजीब का केंद्र बनाया और इमामबाड़े की विशाल बिना खंभों वाली छत सेंट्रल हॉल स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह स्वयं
अख्तर पिया के नाम से ठुमरियाँ लिखते थे और उनके दरबार में कत्थक के लखनऊ घराने की नींव मजबूत हुई। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये आपको याद रखना है। ये व्याख्या भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए व्याख्या को आप अच्छे से खुद से भी पढ़कर नोट्स बना लें, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए भारतीय आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद पुलिस कार्य प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले विधिक शब्द जीरो FIR का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ होता है जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी ऐसे पुलिस स्टेशन में दी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में वह अपराध नहीं हुआ है, तब भी पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर उसे 0 नंबर देकर संबंधित थाने को हस्तांतरित कर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महिलाओं और गंभीर अपराधों के मामले में त्वरित विधिक सहायता के लिए जीरो FIR का प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोई भी पीड़ित किसी भी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकता है। वह थाना अपराध की जगह का बहाना बनाकर मना नहीं कर सकता। उसे 0 नंबर के तहत FIR लिखनी होगी और बाद में उससे सही क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेज देना होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उत्तर प्रदेश का विशेष स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे विचार किया जाता है 1916 में लखनऊ अधिवेशन, अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा दूसरा जो कथन है, 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1905 में बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किए थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों ही कथनें एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तीनों अधिवेशन भारतीय इतिहास के मील के पत्थर हैं और ये तीनों उत्तर प्रदेश की धरती पर हुए थे। 1916 में गरम दल और नरम दल भी एक हुए थे। 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट थी। 1905 के बनारस अधिवेशन में गोखले जी की अध्यक्षता में बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध हुआ था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये तीनों बात इस व्याख्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह व्याख्या से आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसे आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्था IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों के लिए जारी की जाने वाली रेड लिस्ट के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में किसी प्रजाति को शामिल करने की वैज्ञानिक शर्त क्या है? तो दोस्तों यह शर्त है कि यदि उस प्रजाति की कुल वयस्क आबादी की संख्या वैश्विक स्तर पर 250 से कम बची हो और उसमें तीव्र गिरावट जारी हो। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि IUCN की CR से सबसे गंभीर श्रेणी है। इसके बाद प्रजाति को सीधे जंगलों से विलुप्त मान लिया जाता है। इसकी शर्तें के अनुसार पिछले 10 साल में आबादी में 90% से अधिक की गिरावट आई हो या कुल वयस्क जीवों की संख्या 250 से कम बची हो, जैसे भारत का ग्रेट इंडियन बस्टर या घड़ियाल इस श्रेणी में शामिल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान होने वाली रासायनिक क्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन वैज्ञानिक सत्य है? तो दोस्तों वह कथन है कि जल के प्रकाशीय अपघटन के कारण ही ऑक्सीजन O2 में गैस मुक्त होती है और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड
में संपन्न होती है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही बात है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वह हवा से ली गई CO2 से नहीं आती, बल्कि जड़ से सोखे गए पानी यानी H2O के अणुओं के टूटने से निकलती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, जहां ATP और NADPH बनते हैं, और डार्क रिएक्शन केल्विन चक्र एस्टोमा में होती है, जहां ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सारे तथ्य जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट युग्मों पर विचार करना है। तो दोस्तों कौन सा युग्म सही है ये आपको देखना है। सोनभद्र जिला चूना पत्थर के विशाल भंडार और गुरमा कंचा बाहुरहारी क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि सोनभद्र जिला चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं। ललितपुर जिला जो है तांबा यानी सोनारई क्षेत्र और यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मिर्जापुर जिला नॉन प्लास्टिक फायर क्ले और सैंड स्टोन है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी कि तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश खनिज की दृष्टि से एक माध्यम श्रेणी का राज्य जिसका अधिकांश खनिज दक्षिणी पठारी जिलों में केंद्रित है। सोनभद्र चूना पत्थर, चुक्र और डाला सीमेंट फैक्ट्रियों का मुख्य आधार है। ललितपुर पूरे राज्य में यूरेनियम की खोज और तांबे के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर यूरेनियम हीरे के अधिकांश अंश बांदा में भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। यह व्याख्या भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी 100% में आप मान लीजिए कि यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की विधायिक प्रक्रिया में दहन विधेयक की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है कौन सा सही है ये हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चारों ऑप्शन को एक साथ ले लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यह इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसके राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि पहले ये लोकसभा में ही पेश होगा। और अगला है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है, और लोकसभा उन संशोधनों को मानने के लिए बाध्य है। तो नहीं, यह बिल्कुल बाध्य नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। यदि इस अवधि में वह इसे वापस नहीं करती तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना लिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, बाकी तीनों बातें सही है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। राज्यसभा इनमें ना तो कोई संशोधन कर सकती है और ना ही इसे खारिज कर सकती है, वह केवल सिफारिशों दे सकती है। लोकसभा उन सिफारिशों को मानने या पूरी तरह ठुकराने के लिए स्वतंत्र है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विशाल पर्वतीय तंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत भूवैज्ञानिक सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पश्चिमी से पूरब की ओर बहने वाली नदियों के आधार पर किया है। इस वर्गीकरण के अनुसार कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों वह कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे। और व्याख्या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस व्याख्या को आप नोट कर लेंगे क्योंकि इससे एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ये आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या, नदी के आधार पर दिया हुआ है हिमालय का विभाजन, हिमालय का भाग, नदियों के मध्य और प्रमुख विशेषता। पंजाब से कश्मीर हिमालय जो है सिंधु और सतलज है, इसको काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी में बांटा गया है।
कुमाऊं हिमालय जो है सतलज से काली नदी के बीच है और उत्तराखंड का क्षेत्र नंदा देवी केदारनाथ तक स्थित है। नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी तक है और सबसे लंबा भाग माउंट एवरेस्ट इसी में आता है, ये आपको याद रखना है। असम हिमालय जो है तीस्ता से दिहांग पूर्वोत्तर की प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये आपको याद रखना है। पहला पंजाब कश्मीर हिमालय जो सिंधु से सतलज तक है, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली तक है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता है और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन बनने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला सिद्धांतों और दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पीएच स्केल तथा विलयनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो एक उदासीन विलयन जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये सही बात है। मानव रक्त थोड़ा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 6.2 होता है, तो ये गलत बात है। इसका अम्लीय मान 7.4 होता है, ये आपको याद रखना है। सॉरी, इसका जो मान होता है 7.4 होता है, ये रक्त हमारा थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है, ये सही है। बम्फर विलयन ऐसा विलयन है जो अल्प मात्रा में अल्प या क्षार मिलाने पर भी अपने पीएच मान में परिवर्तन का कड़ा विरोध करता है, ये भी सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर बी सही गलत उत्तर था हमारा। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे मानव रक्त थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जिसका पीएच मान 7.3 से 7.45 के बीच होता है। यदि रक्त का पीएच 7 से नीचे चला जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपयोग की जाने वाली रेखांकन इकाई विशेष आहार अधिकार के मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा मुद्रा शामिल नहीं है, तो अमेरिकी डॉलर और यूरो शामिल है, चीनी युआन और जापानी येन शामिल है, ब्रिटिश और पाउंड स्टर्लिंग शामिल है, भारतीय रुपया शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। इसका मूल्य दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली और वैज्ञानिक वैश्विक स्तर व्यापार में स्वीकृत मुद्राओं को बास्केट से तय होता है। ये 5 मुद्राएं हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन युआन 2016 में शामिल हुआ था, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड जो है 2016 में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारतीय रुपया अभी तक इस बास्केट का हिस्सा नहीं बना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की विधिक संरचना और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो केवल सत्य कथन ही हम आपको पढ़ के बता देते हैं। आंसर क्या होगा, आयोग का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से केवल किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त और मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है, ये सत्य बात है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। यह आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है। इसके पास किसी को सजा देने या जुर्माना लगाने की कोर्ट जैसी शक्ति नहीं होती है। यह केवल 1 वर्ष के भीतर मामलों के ही जांच कर सकता है, उससे पुराने मामलों की नहीं। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास के ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित विधिक प्रयासों को उनके घोषित होने की सही क्रमांकन यानी सबसे पहले से सबसे बाद में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आएगा मेकाले का शिक्षा का मिनट पहला आएगा, फिर वुड्स डिस्पैच आएगा दूसरा, हंटर शिक्षा आयोग आएगा तीसरा और सर्जेंट योजना आयोग आएगा चौथा। यानी कि
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और 4। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि इसका सही ऐतिहासिक वर्ष इस प्रकार है कि पहला जो आएगा लॉर्ड मैकाले का मिनट 1835, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। दूसरा आएगा वुड डिस्पेच जो कि 1854 में आया था। तीसरा आएगा जिसमें मातृभाषा और विश्वविद्यालय की बात की गई थी। तीसरा हंटर आयोग 1882 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए। और चौथा आएगा सर्जेंट आयोग जो कि 1944 शिक्षा के राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा की तकनीकी शब्दावली के अनुसार ऐसे खतरनाक कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो स्वयं अपनी प्रतियां बनाने में पूरी तरह सक्षम होता है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या किसी फाइल से जुड़े बिना ही पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में तेजी से फैलकर उसे टप कर देता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है कंप्यूटर वर्म। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्म जो है वायरस में यही मुख्य अंतर है। वायरस को फैलने के लिए किसी फाइल या यूजर द्वारा उसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वर्म एक स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क की सुरक्षा कमियों का फायदा उठाकर खुद ही अपनी लाखों कॉपी बना लेता है और पूरी बैंडविड्थ को जाम कर देता है। ट्रोजन हॉर्स खुद को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है, लेकिन पीछे से नुकसान पहुंचाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य और संकटग्रस्त रोगों के चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार प्रोटोजोआ जनित रोग और उनके वाहक मच्छरों मक्खियों के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो यहाँ पे हम विचार करते हैं तो कौन सा सही होगा। तो मलेरिया और जो है प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कालाजार जो है लिस्मानिया यानी प्रोटोजोआ सेंड सफाई बालू मक्खी से होता है, तो ये भी सही बात है। सोने की बीमारी ट्रिपोसोमा प्रोटोजोआ यानी सीसी मक्खी से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी तीनों ही बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न से भी आपके एग्जाम में 100% हर शिफ्ट में एक प्रश्न बनने वाले हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से देख लेंगे और इसका व्याख्या को खुद से आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा करके आ सके। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि ये तीनों ही जानलेवा बीमारियां बैक्टीरिया या वायरस से नहीं बल्कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव के कारण होती है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम हमारे लीवर और लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। कालाजार में सिफाइड वाहक होती है जो प्लीहा को प्रभावित करती है। सिपलिंग सिकनेस अफ्रीका में पाई जाती है जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि भूगोल के अंतर्गत झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसमें जंगलों को जलाकर कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर जगह बदल दी जाती है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। इस संबंध में कौन सा युग्म गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा ये बताना है। तो बेवर या डलिया मध्य प्रदेश में बोला जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पोड या पेंडा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। कुमारी और कुमारी पश्चिमी घाट में बोला जाता है, ये भी सही बात है। कुरुआ उत्तरी पूर्वी भारत में बोला जाता है, तो नहीं, ये गलत बात है। कुरुआ जो बोला जाता है दोस्तों यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि उत्तरी पूर्वी भारत असम मेघालय नागालैंड में इसे खेती को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर झूम खेती कहा जाता है, ना कि कुरुआ। जबकि कुरुआ नाम इस प्रकार की खेती के लिए झारखंड राज्य में प्रयुक्त होती है। बाकी तीन स्थानीय नाम बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक संशोधनों के विधिक प्रावधानों के अनुसार किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह अनिवार्य विधिक स्थापना की गई कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो यह जो घोषणा किया गया था, यह किया गया था दोस्तों 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह घोषणा किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजनीतिक लाभ के लिए जब जम्बो मंत्रिमंडल अत्यधिक बड़े मंत्रालयों को गठन और दल बदल को रोकने के लिए 51वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 का
वन का ए जोड़ा गया। इसके तहत केंद्र में मंत्री की संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकती। यही नियम राज्यों विधानसभा की कुल सीटों में 15% पर लागू होता है। लेकिन किसी राज्य में न्यूनतम 12 मंत्री होने आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ 2 कथन दिया गया है, कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। उसने भारतीय मुद्रा में पहली बार शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया 178 ग्रेन कहा गया, जो आधुनिक भारतीय रुपया का अग्रदूत बना। तो ये बिल्कुल सही बात है, यह अग्रदूत बना था। उसने किसानों से सीधा संपर्क साधने और टैक्स को निश्चित करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों ही बातें सही है और 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि शेरशाह सूरी केवल 5 वर्ष शासक कर सका, लेकिन उसके प्रशासनिक सुधार बेजोड़ थे। अकबर ने भी बाद में उसी के राजस्व सुधारों को अपनाया था। उसने चांदी का रुपया तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया, किसानों को भूमि का कानून मालिका हक दर्शाने के लिए पट्टा दिया जाता था और किसान बदले में टैक्स चुकाने की रसीद कबूलियत के रूप में सरकार को देता था। हमारा अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण और पर्यावरण विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार बड़े शहरों में सर्दियों के दिनों में दिखने वाले प्रकाश रासायनिक स्मॉग या लॉस एंजलस सॉन्ग के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन से प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों यह होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड और अस्थिर कार्बनिक यौगिक और जमीनी स्तर पर योजना ओजोन, ये जिम्मेदार होते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मॉग एक अत्यंत घातक वायु प्रदूषण है, जब गाड़ियों और उद्योगों के से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन तेज धूप की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करते हैं तो ओजोन O3 और पेन जैसे द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, जो आंखों में जलन पैदा करने वाला भूरा कोहरा बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से बनने वाले स्मोग को क्लासिक स्मोग या लंदन स्मोग भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जल संसाधन और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के भौगोलिक वितरण के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ नहीं है की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं रिहद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सोनभद्र जिला रिहद में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। माता टीला बांध परियोजना जो रानी लक्ष्मीबाई ललितपुर झांसी जिला बेतवा नदी पर है, तो ये भी सही है। राजघाटा बांध परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर है, तो ये भी सही है। परीक्षा बांध परियोजना केन नदी पर है, तो नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा बांध परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बेतवा नदी पर स्थित है, ना कि केन नदी पर। यह थर्मल पावर स्टेशन को पानी आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। बाकी तीनों परियोजनाएं बुंदेलखंड और पूर्वांचल की जीवन रेखा है और भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि खगोल विज्ञान और खगोलीय यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार केपलर के ग्रही गति नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ केपलर के तृतीय नियम आवर्तकाल का नियम के अनुसार किसी ग्रह के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल का वर्ग सूर्य के उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, ये सही बात है। यहाँ पे आप इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि जोहान केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम था यह ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, ना कि वृत्ताकार में, ये सही होगा। दूसरा नियम जो दिया गया था यह ग्रह जब सूर्य के पास होता है तो उसकी गति सबसे तेज हो जाती है ताकि समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर सके। तीसरा नियम कहता है दूरी बढ़ने पर परिक्रमा काल अत्यंत बढ़ जाता है। यही कारण है कि बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, जबकि दूर स्थित ग्रहों को इस कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये तीनों नियम केपलर का दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है केपलर के नियम से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन के विविध प्रावधानों
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे विचार किया जाता है कि कौन सा कथन सही है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और इसके राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं है। तो यह बिल्कुल सही बात है, यह किया जा सकता है। यदि किसी संशोधन विधेयक में दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दोस्तों यह बुला सकता है, पर यह गलत बात है कि कोई भी जो गतिरोध हो तो उसके लिए नहीं बुला सकता है। यहाँ पे केवल एक बात सही है। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदन बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं होती। लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में चोल प्रशासन अपनी किसी अनूठी और ऐतिहासिक विशेषता के लिए वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, जिसका विस्तार विवरण हमें उत्तर मेरु अभिलेख से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह प्राप्त होता है पूर्व स्वतः स्थानीय शासन ग्राम प्रशासन से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता उनका ग्राम प्रशासन था। उत्तर मेरु अभिलेख प्रांत चोल प्रथम के समय यह बताता है कि गांवों के में सभा या महासभा का चुनाव लॉटरी पद्धति यानी कुदा बोलाई द्वारा होता था। ग्राम सभाओं के पास कर वसूलने, न्याय करने और स्थानीय विकास की पूर्ण स्वायत्तता थी, जो आधुनिक पंचायती राज का प्राचीन रूप है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय की ऊर्ध्वाधर संरचना के भौतिक लक्षणों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वैज्ञानिक रूप से असत्य है। तो यहाँ पे कौन सा वैज्ञानिक रूप से असत्य बोला गया है, तो यहाँ पे हम सत्य कथन देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिसे समान ह्रास दर कहते हैं। यह एक दर प्रति में होता है कितना, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ये आपको याद रखना है। और समताप मंडल जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह बादलों और मौसम संबंधित हलचलों से लगभग मुक्त होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारा तीसरा जो दिया हुआ ऑप्शन है वो देखते हैं कि मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, जहां अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंडों जलकर नष्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे चौथा जो हमारा है, आयन मंडल में मौजूद मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर संरचना प्रणाली को सुलभ बनाती है। तो ये सही बात है, आयन मंडल ये करता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे गर्म नहीं बल्कि सबसे ठंडी परत है, जहाँ तापमान घटकर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उल्कापिंड इसी परत में आकर वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलते हैं। सबसे गर्म परत बाह्य वायुमंडल होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि परमाणु भौतिकी और रेडियो धर्मिता के सिद्धांतों के अनुसार अल्फा बीटा गामा किरणों के भौतिक गुणों जैसे वेदन क्षमता और आयनिक क्षमता का सही घटता हुआ क्रम क्या है। तो घटता हुआ क्रम बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेदन क्षमता जो है गामा का सबसे ज़्यादा, फिर आता है अल्फा का, फिर आता है उसके ये तीनों आपको हो गया गामा बीटा अल्फा वेदन क्षमता के अनुसार, और आयनिक क्षमता के अनुसार पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा। ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि गामा किरणें उदासीन और उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसीलिए इसकी वेदन क्षमता आर पार जाने की ताकत सबसे अधिक होती है। यह कंक्रीट की मोटी दीवार को भी पार कर सकती है। इसके विपरीत अल्फा का कण भारी हीलियम नाभिक से होते हैं, जिनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण वेदन क्षमता सबसे कम होता है, लेकिन इनकी आयनिक क्षमता यानी गैसों के अणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की शक्ति सबसे तीव्र होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि
भारतीय रिजर्व बैंक की मौसमिक और मौद्रिक नीति के अंतर्गत बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता या चयनात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें साख राइजिंग और उपभोक्ता साख का नियम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। आरबीआई के पास दो प्रकार के टूल्स होते हैं, मात्रात्मक जो पूरी अर्थव्यवस्था में लोन की मात्रा को प्रभावित करते हैं जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओएमओ, गुणवत्ता जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में लोन के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं जैसे साख की राइजिंग, मार्जिन, आवश्यकता में बदलाव और नैतिक दबाव। अतः विकल्प सी सही है हमारा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और पर्यावरण के अंतर्गत राज्य में स्थित प्रमुख झीलों, तालों और उनके झीलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किट्ठम झील सरोवर आगरा में है तो ये सही है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये भी सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी सही है। ठंडा दर्री गर्त झील मिर्जापुर में है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं और ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हमारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। चारों ही विकल्प पूरी तरह से सुमेलित है। किट्ठम झील आगरा में है जो प्रसिद्ध रामसर स्थल और भालू संरक्षण केंद्र है। रामगढ़ ताल गोरखपुर का मुख्य पर्यटन आकर्षण है। बखीरा झील को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है और ठंडा दर्री मिर्जापुर की प्राकृतिक झील है, ये आपको याद रखना है। व्याख्या से काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैचारिक आधार पर 3 श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशुद्ध रूप से गांधीवादी सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यह प्रदर्शित करता है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन और अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये समर्थन करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने के ग्रामीण भारत पुनर्निर्माण और कुटीर उद्योगों के सपने को पूरा करने वाले अनुच्छेद को गांधीवादी माना जाता है। इसमें अनुच्छेद 40 पंचायत, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग और अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियां, अनुच्छेद 46 SC/ST के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 47 नशीली दवाओं और शराब प्रतिबंध शामिल है। अनुच्छेद 44 उदार बौद्धिक और अनुच्छेद 39A समाजवादी संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस व्याख्या से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे हमारा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेश शोषण के विरुद्ध भारत में हुए प्रमुख जनजातीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1855-56 में बिहार और आधुनिक झारखंड के राजमहल पहाड़ियों क्षेत्र में हुए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व 2 भाई ने किया था। उनके नाम क्या हैं? तो दोनों भाइयों का नाम है सिंधु और कान्हू। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन जमींदारों और साहूकारों जिन्हें वे दीखू कहते थे, आर्थिक शोषण के खिलाफ एवं अत्यंत हिंसक और संगठित विद्रोह था। इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने सिंधु, कान्हू, चांद भैरव ने किया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को इस क्षेत्र में शांत करने के लिए संथाल परगना नामक प्रशासनिक इकाई बनाई पड़ी थी हमारा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान और आनुवंशिकी के नियमों के अनुसार एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक घातक आनुवंशिक बीमारी जिसमें माता के गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु हो जाती थी, माता पिता के किस RH फैक्टर संयोजन के कारण उत्पन्न होता था? तो दोस्तों यह उत्पन्न होता था पिता का RH धनात्मक और माता का RH ऋणात्मक होने के कारण ऐसा होता था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब माता के गर्भ में शिशु जो पिता से गुणसूत्र प्राप्त करता है, पलता है, तो प्रसव के समय शिशु का थोड़ा रक्त माता के संपर्क में आ जाता है। इससे माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बन जाती है, दूसरी गर्भावस्था के दौरान ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके शिशु की लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे शिशु की जान चली जाती है। इसे रोकने के लिए एंटी-D का इंजेक्शन दिया जाता है, ये आपको याद रखना है हमारा। अगला प्रश्न है कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विधिक सुधारों के अनुसार
प्रशासन द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय के कितने घंटों के भीतर निकट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना विधिक रूप से अनिवार्य है, जिसमें यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाता। तो दोस्तों यह है अधिकार 24 घंटे के भीतर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मौलिक अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 22 और हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता दोनों के तहत एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती। यदि जांच के लिए अधिक समय चाहिए तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड मांगनी पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय संगीत और घराना परंपरा के अंतर्गत प्रसिद्ध किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के ख्याल और ठुमरी ज्ञान के लिए विख्यात है। इस घराने का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला और इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके जो घराना है यह है समाली किराना कस्बा और इसके जो संस्थापक थे उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वालिद खान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे किराना घराने का नाम मुजफ्फरनगर वर्तमान में शामिल जिला है, किराना कस्बे में नाम पड़ा है। इस घराने को उस्ताद अब्दुल करीम खान ने स्थापित किया था। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इसी महान घराने के शिष्य रहे। यह घराना सुरों की शुद्धता और आलाप के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की संचालन नियमावली के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 बुलाई जाती है तो उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है और कोरम यानी गणपूर्ति क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग कोरम होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्यान रहे कि संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि वह भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। नोट, राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसके लिए कोरम सदनों की कुल सीटों का 1/10 होना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिकी के अंतर्गत दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। मूंगा का रंग बिरंगा स्वरूप उनका जीवन किस सूक्ष्म शैवाल के साथ उनके सहजीवी संबंध पर निर्भर है? तो दोस्तों यह निर्भर है जुजेथिली शैवाल के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोरल एक निडेरिया संघ का जीव है, चूने के खोल में रहता है। इसके उत्तक में जुजेथिल नामक प्रकाश संश्लेषण करने वाला शैवाल रहता है। शैवाल कोरल को भोजन सुंदर रंग देता है और कोरल शैवाल को सुरक्षा और आवास देता है। जब ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता है तो कोरल इस शैवाल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं जिससे कोरल सफ़ेद पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इसी परिघटना को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे द्वारा इस सेट में केवल 38 प्रश्न ही बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।